आज यहाँ से तेल लो वहाँ से मत लो को ऑयल डाइवर्सिफिकेशन नहीं इशारों पर नाचना कहा जाता है। सप्लाई चेन्स की दिक्कतों ने इस वक्त हमारे देश को ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहाँ एलपीजी संकट समेत एक तेल का क्राइसिस भी जल्द ही आने वाला है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों हम अपने पेट्रोलियम और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पाए? युद्ध खत्म होने के बाद भी तेल और गैस की कीमतें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। क्या हम इस बदली हुई दुनिया के लिए तैयार हैं? आज दुनिया तेल और तेल के पदार्थों पर इतनी निर्भर है कि तेल की सप्लाई कम होने से कई इंडस्ट्रीज हिल गई हैं। कच्चे तेल की कमी से हवाई यात्रा से लेकर किचन की गैस तक पर असर हो रहा है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फर्टिलाइजर की कमी से हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जब तेल का मामला इतना सीरियस है तो हमने इसको इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया? क्यों हमारे तेल की पॉलिसी अमेरिका के कहने से चलती रही? We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? आज यहाँ से तेल लो वहाँ से मत लो को ऑयल डाइवर्सिफिकेशन नहीं इशारों पर नाचना कहा जाता है। इंडिया अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसका लगभग 50% गल्फ के देशों से ही आता है। इस इलाके को अमेरिका शांत रहने ही नहीं देता। इनको देखते हुए ही चाइना और जापान ने अपने तेल के रिजर्व्स बनाए। हमने क्या किया? अब तो ये खबर भी आना बंद हो गई कि देश में कितने दिन का तेल बचा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इसका अंदाजा आपको बस लोगों की हालत देखकर ही हो सकता है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, दो ब्लॉकेट लगे हैं। ईरान ने तो कह दिया कि इंडिया की शिप जा सकती हैं, पर बेस्ट फ्रेंड अमेरिका ने ही टांग अड़ा दी। रशिया जैसा देश भी जिस पर 2014 से सैंक्शंस लगे हैं, अपनी इकोनॉमी को इंटैक्ट रखे हुए है, लेकिन भारत जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर पा रही। आज बात करते हैं कि कैसे इंडिया अपने तेल का मैनेजमेंट कर रहा है, या यूं कहें कि मिसमैनेजमेंट कर रहा है। क्या हमारी कोई तैयारी है भी? इतने सालों बाद भी क्यों इंडिया एनर्जी सिक्योर नहीं हो पाया? सबसे पहले रशिया का एग्जाम्पल देखते हैं। इतने सैंक्शंस के बावजूद रशिया सुपर पावर्स में गिना जाता है। उसके तेल और फाइनेंशियल सिस्टम दोनों पर सैंक्शंस हैं, पर ना तो उसकी करेंसी डूबी, ना उनके तेल के व्यापार पर इतना बड़ा कोई संकट आया, क्योंकि रशिया ने सैंक्शंस को बाईपास कर एक बैकडोर वॉर इकोनॉमी बना ली है। रिस्क एनालिस्ट सफी एहसान रिजवी नेशनल और क्लाइमेट सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट हैं। अपने सबस्ट्रैक्ट के ब्लॉग पे उन्होंने रशियन इकोनॉमी और सैंक्शंस की जांच की। 2014 से रशिया पे सैंक्शंस हैं, तभी उन्होंने कंजर्वेटिव लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अपनाई, जैसे सेंट्रल बैंक्स का कंट्रोल अपने हाथों में रखा, फॉरेन रिजर्व्स का बफर स्टॉक बनाए रखा, बाहर से चीजें इंपोर्ट करने के बजाय उनकी इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ डेवलप किया, वीजा मास्टर कार्ड का ऑल्टरनेटिव लोकल मीर पेमेंट सिस्टम डेवलप किया। सबसे जरूरी काम रशिया ने ये किया कि अपने व्यापार को यूरोप से एशिया की तरफ मोड़ दिया। यूएस ट्रेजरीज पर अपने डिपेंडेंस को घटाकर दुनिया की दूसरी करेंसीज और गोल्ड का रुख किया। तभी यूक्रेन के युद्ध के बाद और इतनी सैंक्शंस लगने के बाद ना रशियन इकोनॉमी खत्म हुई है, ना वहां जरूरी चीजों के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। 2022 से पहले मध्य एशिया और दक्षिण कॉकेशस के देश जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया और अर्मेनिया अलग अलग अनौपचारिक व्यापार रास्तों के रूप में काम करते रहे। यानी कोई भी कंपनी या व्यापारी जब चाहे सामान भेजने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए इन देशों का इस्तेमाल कर लेता था, ताकि पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सके। लेकिन 2022 के बाद इन देशों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सैंक्शंस को बाईपास करने वाला नेटवर्क सा बना लिया है। मान लीजिए कि रशिया की कोई कंपनी अपना माल यूरोप भेजना चाहती है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से यूरोपीय देश सीधे रशिया से माल खरीद नहीं सकते, तो रशियन कंपनी सामान पहले कजाकिस्तान भेज देती है। वहां पहुंचकर माल का नाम, कंपनी का नाम और ओरिजिन देश बदल दिया जाता है, मेड इन कजाकिस्तान कर दिया जाता है। फिर सामान को किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान ले जाकर और कागजात बदल दिए जाते हैं। आखिर में जॉर्जिया या अर्मेनिया होते हुए सामान यूरोप पहुंचा दिया जाता है। यूरोपीय खरीदार को लगता है कि माल कजाकिस्तान या जॉर्जिया से आया है, ना कि रशिया से।
इस तरह सैंक्शंस को आसानी से बाईपास कर लिया जाता है। सफी एहसान रिजवी ने बताया कि अब कजाकिस्तान में चाइना और दूसरे देशों से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स और ड्रोन्स का इंपोर्ट बढ़ गया है। यही चीजें रशिया को एक्सपोर्ट हो रही हैं। वहीं किर्गिस्तान अब सिर्फ एक ट्रांजिट देश नहीं रहा। किर्गिस्तान में अब मशीनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का बड़ा कारोबार हो रहा है। ये सामान रूस को भेजा जाता है। सिर्फ माल नहीं, पैसे का लेन देन भी यहाँ होता है। रूसी डिफेंस कंपनीज को यहीं से पैसा भेजा जा रहा है। किर्गिस्तान अब एक फाइनेंशियल हब की तरह ऑपरेट कर रहा है। रशिया ने क्रिप्टो करेंसी का भी भरपूर इस्तेमाल किया। रूबल से जुड़े A7, A5 और ग्रीनिक्स जैसे सिस्टम ने एक पूरा पैरेलल फाइनेंशियल नेटवर्क बना दिया है जो बैंकिंग सिस्टम के बाहर काम करता है। 2025 में इसी A7, A5 क्रिप्टो करेंसी ने सैंक्शन से जुड़े क्रिप्टो पेमेंट्स में 400% का उछाल लाया था। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जर्मनी ने यूक्रेन के चलते रशिया पर सैंक्शंस लगाए, रशियन तेल लेना बंद कर दिया, लेकिन कजाकिस्तान से अपने इंपोर्ट्स बढ़ा लिए। अब रशिया ने कजाकिस्तान को कहा कि जर्मनी में तेल की सप्लाई रोक दो और कजाकिस्तान ने स्वीकार भी कर लिया। अब जर्मनी का पेट्रोल EU के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगा है। वहां की एयरलाइन कंपनी लुफ्तांजा को 20,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सैंक्शंस लगाने वाले यूरोप को ही नुकसान हो रहा है। रशिया ने अपने ऑल्टरनेटिव्स तलाश लिए हैं, पर इंडिया के ऑल्टरनेटिव्स कहाँ हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिजनेस स्टैंडर्ड ने इंडस्ट्री, शिपिंग डेटा, गवर्नमेंट सोर्सेज और रिफाइनिंग एग्जीक्यूटिव्स के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट ये है कि हमारे कच्चे तेल के भंडार सिकुड़ रहे हैं। सप्लाई चेन्स की दिक्कतों ने इस वक्त हमारे देश को ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहां LPG संकट समेत एक तेल का क्राइसिस भी जल्द ही आने वाला है। और अब तो इलेक्शन भी निपट चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की माने तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से 600 मिलियन बैरल तेल खाड़ी में अटका पड़ा है। पहले रोज 170 शिप हॉर्मुज को क्रॉस करते थे, अब मुश्किल से 6 कर रहे हैं। पूरी दुनिया की LPG, LNG, जेट फ्यूल, पेट्रोल और फर्टिलाइजर की सप्लाई पे दबाव है। ऑयल मिनिस्ट्री के कैलकुलेशन के हिसाब से खाड़ी में खड़ा तेल हमारे लगभग 4 महीने की डिमांड के जितना तेल है। क्यों हम अपने पेट्रोलियम और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पाए? हमारा देश एक बड़ा देश है। ऐसा नहीं है कि संकट आया तो यहाँ वहां से तुरंत तेल इंपोर्ट करके भरपाई कर लेंगे। हमें ज्यादा लंबे समय की प्लानिंग की जरूरत है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमारी एनर्जी इनसिक्योरिटी के पीछे 2 चीजें हैं। एक हमारे तेल इंपोर्ट करने की नीतियां और दूसरा हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। 2006 में हम लगभग 27 देशों से तेल इंपोर्ट कर रहे थे, 2025 में जो बढ़कर 40 हो गए। फिर भी गल्फ के देशों का शेयर इसमें 50% से ज्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन तो हुआ पर रिस्क से दूर नहीं गए हैं। अब इन देशों में ज्यादा तेल होता है, ये देश नजदीक हैं, लाने ले जाने में खर्चा कम होता है, फिर इनका तेल हमारी रिफाइनरीज को सूट भी करता है, इसीलिए हमारी रिफाइनरीज यहाँ से इंपोर्ट करती रही हैं। सिर्फ रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जब यूरोप के देशों ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया और भारत को सस्ता रशियन तेल मिलने लगा, तब हमने रशियन तेल का इंपोर्ट बढ़ाया, जो 2% से बढ़कर 2024 में 35 से 40% तक पहुंच गया। लेकिन ये कोई सोची समझी नीति नहीं थी, बस मौके पे चौका था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर बेस्ट फ्रेंड ने बीच में कैच पकड़ लिया, वार्निंग दे दी, रशिया से तेल मत लो और टैरिफ लगा दिया और हमने तुरंत सरेंडर कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रशियन तेल पे डिस्काउंट ना मिले तो वो इंडिया के लिए महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से लाने का कॉस्ट ज्यादा है और उनके तेल में हाई सल्फर कंटेंट है जो हमारी रिफाइनरीज के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। वहां से तेल को ट्रांसपोर्ट करना आसान है, बीच में कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा संकरा रास्ता भी नहीं है। 2010 में हम वहां से 17% तेल इंपोर्ट कर रहे थे, जो 2025 में घटकर 8 से 10% रह गया। इनफैक्ट पिछले 4 सालों से कई देशों ने रशिया के सस्ते तेल के चक्कर में अपने तेल के इंपोर्ट्स को रशिया की तरफ डाइवर्ट किया। चाइना ने तो रशिया से इंपोर्ट करके अपने तेल के रिजर्व्स भर लिए। जनवरी 2026 में फिर अमेरिका से आदेश आया कि अब वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करो। फिलहाल सरकार ये भी नहीं बता रही कि रशिया से कितना तेल इंपोर्ट किया गया है। एक RTI में पूछा गया कि जून 2022 से जून 2025 तक का रशिया से तेल इंपोर्ट का डेटा बताया जाए। इसको पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कमर्शियल और कॉन्फिडेंशियल है और हमारे राष्ट्रीय हित का सवाल है कहकर टाल दिया। और रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी इसकी जानकारी देने से मना कर दिया।
वहां ईरान ने हॉर्मुज ब्लॉक किया और यहां सरकार ने डेटा ब्लॉक कर दिया है। अपनी एलपीजी गैस की सप्लाई के लिए अब इंडिया यूएस पर काफी ज्यादा निर्भर कर रहा है। इसी अप्रैल में सबसे ज्यादा एलपीजी यूएस से ही आई है, 3,61,000 टन। मार्च में देश में एलपीजी की खपत भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% कम हुई है। जिन इलाकों में पाइप से गैस